नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका एब्सोल्यूट वर्ल्ड में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 24 बेसिक ग्राफ फंक्शन में। फंक्शन की सीरीज में ये नया वीडियो है। जो लोग नए हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जा करके इस सीरीज की पहली वीडियो देख सकते हैं। तो आज के पूरे वीडियो में जो हमारी कहानी चलेगी वो केवल यही 3 पार्ट के इर्द गिर्द ही घूमेगी। पहला एक्सप्रेशन फॉर एवरी फंक्शन, दूसरा ग्राफ फॉर एवरी फंक्शन और तीसरा डोमेन एंड रेंज ऑफ एवरी फंक्शन। हमें बस इन्हीं 3 टॉपिक्स का ध्यान देना है, या यूँ कहें कि इन्हीं 3 सब पार्ट्स का ध्यान देना है जिसके थ्रू हमारा टॉपिक पूरा रन करेगा। तो विदाउट फर्दर डिले हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का एक्सप्रेशन की बात किया जाए तो y इक्वल टू के। इसका मतलब ये है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, y की केवल एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज अ कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे शो किया है के उससे हमने इसको डिनोट किया है। तो हमारा x की कुछ भी आप रख लें, y का हमेशा एक ही वैल्यू आएगा, दैट इज के। तो इसके ग्राफ की बात करें तो x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, वाई पे क्या आ रहा है, के ही आ रहा है। अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो डोमेन के लिए पहले ही बताया, लेफ्ट टू राइट, ऐसे मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से स्टार्ट करिए, माइनस इनफाइनाइट टू कहाँ तक चलेगा, प्लस इनफाइनाइट तक चल रहा है। और रेंज की अगर बात किया जाए तो उसमें केवल और केवल एक ही पॉइंट है के, तो इस नाते इसको करली ब्रैकेट में शो किया गया और इक्वल टू लगाया गया, ना कि बिलोंग्स टू। रेंज बिलोंग्स टू नहीं, रेंज इक्वल टू के, क्योंकि केवल और केवल इसमें कौन सी वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। इस नाते यहाँ पे क्या शो किया गया है, के से इसको शो किया गया है। नेक्स्ट है हमारा लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स एक लीनियर फंक्शन है। तो इसकी बात करें तो x की वैल्यू 1 पे y भी 1 होगा, x इक्वल टू 2 पे y भी हमारा क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली x इक्वल टू -1, y भी क्या होगा, -1 होगा। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ग्राफ से हम बता सकते हैं डोमेन लेफ्ट टू राइट मूव करना, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। रेंज माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, बॉटम टू टॉप, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो डोमेन और रेंज लीनियर फंक्शन का हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन y इक्वल टू 1/x। अच्छा, इसमें एक चीज देखने पे साफ साफ समझ में आ रही है कि जब x इंक्रीजेस तो y डिक्रीजेस, जब y इंक्रीजेस तो x डिक्रीजेस, ये चीज समझ में आ रही है। दूसरा चीज कि जब x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा। तो ये दो बातें हमारे यहाँ से पकड़ में आती है। तो y x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y नेगेटिव। इस उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ग्राफ होगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव। तो इसी दोनों पॉसिबिलिटी की वजह से इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। और एक्स के इंक्रीज करने पे वाई डिक्रीज हो रहा है, और या यूँ कहें कि वाई के अगर इंक्रीज किया जाएगा तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये ग्राफ बन गया। अब इसके डोमेन और रेंज की बात आती है। हाँ, तो डोमेन की बात करें, लेफ्ट टू राइट मूव करना। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है कि जीरो पे जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो जा रही है। x इक्वल टू जीरो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्सेप्ट जीरो। इसको ऐसे पढ़ते हैं, डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डिलीटिंग जीरो, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डिलीटिंग जीरो। और रेंज की बात करें, सिमिलरली रेंज भी हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट और डिलीटिंग जीरो। तो ये हमारा हो जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसका एक एक्सप्रेशन है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू क्लियरली हमारी कितनी हो जा रही है, 1 हो जा रही है। तो x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू 1 हो जा रही है। तो ये हो गया ग्राफ। अच्छा, e की वैल्यू जो होगी वो 2.7 होगी, 2.7 समथिंग होता है। तो 2 से 3 के बीच में जनरली इसको बोला जाता है कि होता है। डोमेन की बात कर लें तो डोमेन बिलोंग्स टू, फिर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। सिमिलरली रेंज की बात करेंगे तो बॉटम टू टॉप। बॉटम में कहाँ से वैल्यू मिलना स्टार्ट हो रही है, जीरो, लेकिन जीरो नहीं मिल रही है, जीरो नहीं मिल रही है। तो जीरो को हमने ओपन ब्रैकेट में रखा और इनफाइनाइट भी ओपन ब्रैकेट में। अच्छा, ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा, आपका एक्सप्रेशन सही है कि नहीं है, इस बात को हम पकड़ते ही इससे हैं कि ब्रैकेट वगैरह सही है कि नहीं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
अच्छा, इसी का एक दूसरा वर्जन होता है ए की पावर एक्स। ई की तो एकदम फिक्स वैल्यू हो गई कि 2.7 समथिंग, और यहाँ पे ए क्या है, वेरिएबल है, लेकिन ए होगा क्या, एक कांस्टेंट ही रहेगा, 2 3 4 इस तरीके से। सेम ग्राफ सेम डोमेन एनरिच, लेकिन एक चीज़ का फर्क आता है, और वो क्या फर्क आता है, वो फर्क आता है ए की वैल्यू में। तो ये एक जनरलाइज बोल सकते हैं कि ई जो है वो एक फिक्स कर दिया गया, ए क्या है वो एक जनरलाइज वे में इसको शो करने का तरीका, दैट सेट, और मतलब इसमें और कोई फर्क नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका पैराबोलिक फंक्शन। पैराबोलिक फंक्शन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax भी एक पैराबोला, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay भी एक पैराबोला है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की बात करेंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो फंक्शन ही नहीं ना। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था कि ड्रा द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इफ इट कट्स द ग्राफ एट टू डिफरेंट पॉइंट देन इट डज नॉट रिप्रेजेंट द फंक्शन। उस डेफिनेशन से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो फंक्शन ही नहीं है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं करेंगे। हम यहाँ फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अच्छा, कई टीचर्स का मैंने देखा है कि वो ऐसा पढ़ाते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay भी पैराबोला बनवाएंगे, -4ay भी पैराबोला बनवाएंगे, दोनों सही तो है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो एक ही बात है। आगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन में इसको हम कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक ही की बात करते हैं। और एक की पॉइंट है यहाँ पे कि जब x में स्क्वायर रहेगा तो y एक्सिस सिमेट्री होगी, और जब y में स्क्वायर होगा तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी। ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखने पर हमारा कभी भी इस पैराबोलिक फंक्शन का कर्व में कोई गलती नहीं होगी, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का कर्व। डोमेन की बात करें तो लेफ्ट टू राइट चलना होगा, तो लेफ्ट टू राइट आप चलेंगे तो ये देखेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से मिलना स्टार्ट और ये प्लस इनफाइनाइट तक मिल रही, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इसका डोमेन हो गया। रेंज की बात करेंगे तो जीरो पे वैल्यू मिल रही है, जीरो पे वैल्यू मिल रही है, तो इस नाते क्लोज्ड ब्रैकेट और इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट। ये हो गया आपका किसका ग्राफ, ये ग्राफ हो गया आपका पैराबोलिक फंक्शन का। नेक्स्ट है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व। अच्छा, ये एक स्मूथ कर्व है, यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, ये स्मूथ होता है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ये कर्व हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि डोमेन बिलोंग्स टू, फिर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और रेंज बिलोंग्स टू बॉटम टू टॉप देखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये हो गया आपका क्यूबिक फंक्शन। नेक्स्ट है अपना स्क्वायर रूट फंक्शन y इक्वल टू रूट एक्स। अच्छा, ये कोई बहुत वो नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम एक की पॉइंट आपको देते हैं कि जब भी आप किसी अननोन चीज़ को देखें, जब आपको समझ ना आ रहा हो तो उसको नोन टर्म में लिखने की कोशिश करिए। नोन टर्म में एक बार आपने रिड्यूस कर दिया तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो दोनों तरफ को हम स्क्वायर कर देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और अभी मैंने बताया कि अगर y में स्क्वायर हुआ तो x का एक्सिस के अबाउट सिमेट्री पाई जाएगी, और अगर x में स्क्वायर हुआ तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री पाई जाएगी। तो y में स्क्वायर है, इसका मतलब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री पाई जाएगी। तो ये क्या होगा, ये एक पूरा पैराबोला होगा, लेकिन हमने यहाँ पे पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया अंडर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू ना तो अलाउ है, तो जब x की नेगेटिव वैल्यू अलाउ ही नहीं है तो y तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो y जब कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो ये वाला पैराबोला का पार्ट नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये कर्व हो जाता है। डोमेन की बात करें तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो यहाँ जीरो से ही मिलना स्टार्ट हो रही है, और जीरो पे मिल रही है, इस नाते जीरो क्लोज ब्रैकेट में, तो जीरो टू इनफाइनाइट डोमेन। सिमिलरली रेंज की बात करें तो जीरो पे मिल रहा है, तो क्लोज ब्रैकेट में जीरो टू इनफाइनाइट। ये हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, y इक्वल टू मॉड एक्स। तो इसके बारे में एक खास बात है कि इट नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। y इक्वल टू मॉड एक्स, इसकी वैल्यू x होगी कब, जब x ग्रेटर देन जीरो, और माइनस एक्स जब x लेस देन जीरो। इसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए यहाँ नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। इसके कर्व की बात करेंगे तो y इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाले पार्ट में तो ये ऐसे बनेगा, हमने जो अभी लीनियर फंक्शन पढ़ा है उसके हिसाब से। और जब नेगेटिव पोर्शन की बात करेंगे तो माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स का मतलब कि जो है ये इस तरीके की लाइन बन जाएगी, नेगेटिव स्लोप। ये सब टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, मॉडुलस फंक्शन का कर्व हो गया। फिर इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। वहीं रेंज की बात किया जाएगा तो बॉटम टू टॉप, बॉटम से चलना स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे मिलेगी वैल्यू, पहली बार जीरो पे मिलेगी, तो जीरो और जीरो पे मिल रही है, इस नाते क्लोज्ड ब्रैकेट, और जीरो से अप टू इनफाइनाइट। तो इस हिसाब से ये हो गया मॉडुलस फंक्शन का कर्व।
नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और इट्स वैल्यू विल ऑलवेज लेस देन 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगी। अच्छा, इसको समझाने से पहले इसके ग्राफ को हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लें। अगर इसका एग्जांपल देख लेंगे तो हमें और क्लियरली समझ में आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.7, इसके डेफिनेशन में ये बात छुपी हुई है कि फ्रैक्शनल पार्ट मतलब किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल जो पार्ट है उसको बताता है ये। तो 1.7 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.7, और -1.7 इसका -0.7 होगा, क्या फ्रैक्शनल पार्ट, ये है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन हमने यहाँ बता दिया कि इट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये जब कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है तो इस नाते 1 ऐड कर दिए तो 0.3 ये हो गया। तो अब इसकी बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो 0 से 1 के बीच में ये y इक्वल टू एक्स का ही कर्व है, तो ये हो गया। उसके बाद 1 पे क्या हो जा रहा है, 1 पे फिर ये 0 हो जा रहा है, और 1 पे वैल्यू मिल नहीं रही है, इस नाते यहाँ पे क्या किया गया है कि 1 पे वैल्यू ना मिलने के नाते यहाँ पे एरो दिखा दिया गया कि 1 पे, यहाँ पे 1 पे वैल्यू नहीं मिल रही है, 0 पे वैल्यू मिल रही है, यानी 1 पे वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। तो इस नाते यहाँ पे क्या हो गया, एरो। तो इस हिसाब से इसका कर्व बन जाएगा -1.7 यहाँ कहीं पे, तो इसके -1.7 की बात करेंगे तो ये यहाँ कहीं पे होगा, तो इसके करस्पॉन्ड 0.3 वैल्यू मिल रही है, तो इस नाते इसका कर्व ऐसा बन गया है। डोमेन रेंज की बात करेंगे तो फिर लेफ्ट टू राइट चलना होगा, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। रेंज में यहाँ पे देखने लायक बात है कि 0 पे वैल्यू मिल रही है तो 0 क्लोज्ड ब्रैकेट में हो गया, और मैक्सिमम 1 तक जा सकती है लेकिन 1 को टच नहीं करेगी, तो इस नाते क्या हो गया कि 1 ओपन ब्रैकेट में हो गया, तो 0 to 1 इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इट ऑलवेज गेट इंटीजर वैल्यूज, जैसा कि नाम से क्लियर है ये हमेशा इंटीजर में आउटपुट देता है। ये कुछ भी आप इनपुट डालो, इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको एक इंटीजर मिलेगा। अब इसका बात करते हैं 5.3। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा जो इंटीजर देगा वो अपने लेफ्ट साइड वाला इंटीजर देगा, राइट साइड वाला नहीं। इसके अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा कि नाम से क्लियर है, तो अब अगर इसके राइट साइड में लेंगे तो सपोज अगर 5.3 के राइट साइड वाला 6 लेते हैं तो 6 से बड़े भी तो इंटीजर्स हैं 7, 8, 9, तो हमको ऐसा इंटीजर चूज करना है कि जो सबसे बड़ा हो। तो इस नाते जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो राइट वाले में बड़े से बड़ा हम डिफाइन नहीं कर सकते, और लेफ्ट में हमें जो इसके जस्ट लेफ्ट वाला ही सबसे बड़ा होता है, तो इस नाते हमेशा लेफ्ट वाला लिया जाता है। जैसे कि 5.3 का देखिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या हो गया, 5। सिमिलरली माइनस ऑफ 5.3 का अगर लिया जाएगा तो -5.3 के लेफ्ट साइड में कौन हो गया, -6। तो हमेशा लेफ्ट वाला लेना है, इस बात को हमें इससे ध्यान रखना है। ग्राफ की बात करें इससे पहले हम इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x है। इसके एग्जांपल देख लीजिए। 5.3 की अगर आप बात करोगे, लेते हैं कि सपोज x की वैल्यू 5.3 ले लेते हैं, 5.3 ले लेते हैं, तो 5.3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो गया, 5 हो गया। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.3, 0.3, तो 0.3 हो गया। अब अगर ये 5.3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, तो ये 0.3, तो आप डायरेक्ट ही अगर इसका x का फ्रैक्शनल पार्ट ले लो तो वो तो 0.3 ही हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस इंटीजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस इंटीजर। यानी आप देखो x को ले लेते हैं 5.3 रहने देते हैं, 5.3 प्लस इंटीजर की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.3 प्लस 1, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5, और उसमें 1 ऐड कर दिए 6। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो तो 6 ही होगा। तो इस तरीके से ये सही हो, लेकिन ध्यान रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको ये एक पॉइंट नहीं था लेकिन मैंने इसको पॉइंट बना दिया। क्यों, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सोचता है कि जब इंटीजर के साथ है तो नॉन इंटीजर के साथ भी ऐसा होगा, तो ये यहीं पे मिस्टेक कर जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस नॉन इंटीजर डज नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस नॉन इंटीजर, ये इक्वेशन होल्ड नहीं होगी। लास्ट वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। अगर इसको सॉल्व तो देख लीजिए,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.3, तो -4.3 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 4, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद फिर -4 और -1 -5, अगर -4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाए तो -5 होगा ही। तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी सही होल्ड होती है। नेक्स्ट इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो 0 से 1 के बीच में किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 0, तो इस नाते हो गया 1 पे क्या हो जाएगा, 1 पे वैल्यू आपको यहाँ नहीं मिलेगी, इस नाते यहाँ पे एरो लगाया गया जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में वहाँ लगाया गया था। तो अब 1 पे वैल्यू कहाँ मिलने लगी, यहाँ पे 1 से 2 के बीच में फिर जो है ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1, ऐसे 2 पर फिर वैल्यू नहीं मिलेगी, 2 पर फिर कहाँ पहुँच गई 2 पे वैल्यू पहुँच गई। तो इस तरीके से इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्या होता है, कर्व बनता है, ग्राफ बनता है सॉरी। डोमेन की बात करें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में कहाँ से मिलना स्टार्ट हो रहा है माइनस इनफाइनाइट से, और मिल कहाँ तक रहा है प्लस इनफाइनाइट तक, तो डोमेन क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। रेंज की वैल्यू, तो रेंज में हमेशा आप क्या पाओगे इंटीजर्स ही पाओगे, रेंज में हमेशा क्या पाओगे इंटीजर्स ही पाओगे। तो इस नाते इसका क्या हो गया इंटीजर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बॉटम टू टॉप आप चल के देख भी लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या पाओगे इंटीजर्स ही पाओगे। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरा नॉलेज। नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू लॉग एक्स बेस है। इसका ग्राफ स्टार्ट करूँ इससे पहले इसके कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में रख लेते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन फंस जाता है, वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। तो इस नाते यहाँ पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। y इक्वल टू लॉग एक्स बेस है, तो हमें x और a दोनों का रिस्ट्रिक्शन ध्यान में रखना होगा। a जो है वो 0 और 1 कभी नहीं हो सकता, a नेवर भी 0 और 1, ये a अगर 0 हुआ या 1 हुआ तो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। इस नाते a कभी 0 और 1 नहीं हो सकता है, और x की वैल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी। ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए नेसेसरी कंडीशन। नेक्स्ट वन इज a की पावर log b बेस c इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं करना, ये जो हमारा ये नंबर है इसको नीचे ले आए और ये जो ये हमारा बेस है उसको ऊपर ले गया, तो b की पावर log a बेस c, ये हो गया दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज log a बेस b, ये बेस चेंजिंग इसको कहते हैं, इसको कहते हैं आपका बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या हो जाता है log a बेस b इक्वल टू log a बेस c अपॉन log b बेस c, तो ये हो गया बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज log a की पावर बेस c, तो ये वाले में और ये वाले में फ़र्क है, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको रिमेंबर ध्यान रखना होगा। यहाँ पे क्या है कि जिसका आप लॉगरिथम निकाल रहे हो उसकी पावर में है ये, और यहाँ पे किसी नंबर की पावर में कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये दोनों में फ़र्क है। log a की पावर b बेस c इक्वल टू b log a बेस c, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी log a बेस c। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों का जो बेस है वो सेम होना चाहिए, तो log a बेस c प्लस log b बेस c इक्वल टू log a b बेस c। सिमिलरली log a बेस c माइनस log b बेस c इक्वल टू log a बाई b बेस c। ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट इसके ग्राफ की अगर बात किया जाए तो y इक्वल टू लॉग एक्स बेस है, तो यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि ये दोनों नहीं हो सकता, तो इसमें फिर दो कंडीशन बन जाती है, a ग्रेटर देन 1। a ग्रेटर देन 1 के लिए इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा शेप में। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखिए तो log 1 बेस 0 इज इक्वल टू log 1 बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्चुअली log अगर एक सिंपल वे में समझाऊं तो कैसा log लिखा जाएगा, देखिए जैसे अगर ये है कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप log 25 बेस 5 इज इक्वल टू 2। बस यही रिप्रेजेंटेशन है, जब भी आप कभी भूलो तो बस इस चीज़ को ध्यान रख लेना, आप खुद ही समझ पाओगे। अब अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दी जाती 1, यानी अगर ये हो जाता 1, x की पावर ये किसी भी नंबर की पावर 0 ही तो 1 होगा, तो इसी नाते यहाँ पे कर दिया गया, a की पावर x इक्वल टू 1 होता तो उस हिसाब से यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये कर्व हो गया। अब नेक्स्ट जब बात की जाती है तो ये हो जाती है इसके डोमेन एंड रेंज की। तो डोमेन के लिए क्या करना है, हमें लेफ्ट टू राइट चलना है, तो लेफ्ट टू राइट आप चलोगे तो
जीरो पे वैल्यू मिल नहीं रही है, इस नाते यहाँ पे क्या हो गया ओपन ब्रैकेट, और इनफाइनाइट पे भी सेम है, तो डोमेन हो गया 0 टू इनफाइनाइट। रेंज की बात कर लो तो रेंज बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन का पहला केस कि जब बेस की जो वैल्यू है वो 1 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है आपका सेकंड केस, जब बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो यही ग्राफ ऐसा बन जाता है। अगेन वहां पे अभी भी x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके डोमेन रेंज की बात करें तो ये भी सेम होगा। देखिए डोमेन और रेंज दोनों केसेस में लॉगरिथम के सेम है, फर्क क्या है उसके ग्राफ के शेप में है, बाकी और कुछ नहीं। डोमेन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 0 टू इनफाइनाइट, 0 पे वैल्यू नहीं मिल रही है, इस नाते यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। सिमिलरली रेंज की बात करेंगे तो बॉटम टू टॉप, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इट्स ऑल अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन रिमेंबर ये अभी पूरा फंक्शन 24 बेसिक ग्राफ नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, x ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, और x लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसके ग्राफ बात करें, x ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, लेकिन 0 पे यहाँ पे नहीं मिल रहा, इस नाते एरो। सिमिलरली माइनस x लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू -1 होगी, और उसके बाद फिर 0 पे नहीं मिल रहा तो यहाँ पे भी एरो, और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये तो हो गया ग्राफ की बात। अब इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं, तो डोमेन की बात हो जाएगी लेफ्ट टू राइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये वैल्यू मिल रही है। रेंज की बात करेंगे तो अगेन रेंज डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ बिलोंग्स टू नहीं लगाया जाएगा, यहाँ इक्वल टू लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही वैल्यू गिनी चुनी वैल्यू है, गिनी चुनी वैल्यू है, या यूं कह लें स्पेसिफिक वैल्यू है, या यूं कह लें डिस्क्रीट वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इसको करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और 1 मिल रहा है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये सिग्नम फंक्शन का कर्व हो गया। तो आज हमने 12 बेसिक ग्राफ्स कवर कर लिए, 12 बेसिक ग्राफ्स कवर कर लिए। अब आगे हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा, और कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, ये अभी मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ये नेक्स्ट क्लास में ही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जो सम स्पेशल फंक्शंस हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज हमने 12 बेसिक ग्राफ्स सीख लिया, उनके एक्सप्रेशन, उनके ग्राफ्स और उनके डोमेन एंड रेंज, ये सारी चीज़ों का आज हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया। तो बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसका जो रिटन फॉर्मेट में आपको नोट्स होगा उसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप जाकर के इसको ले सकते हो और इसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।